नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इनकम टैक्स क्लास थर्ड में। वही चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशंस में एक एग्रीकल्चर इनकम एक छोटा सा टॉपिक है। इसकी स्टडी आज के हम इस क्लास के अंदर करेंगे। आशा करता हूँ कि इससे पहले के 2 वीडियो आपने देखे होंगे, उन्हें समझे होंगे, और यदि उनमें किसी प्रकार की कमी रही हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर या कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपनी बात छोड़ सकते हैं। आप मुझे यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं निमलेश सिसोदिया के नाम से। चलिए दोस्तों, आज हम स्टडी करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक एग्रीकल्चर इनकम। ये भी आप बेसिक ही मानिए, इसे इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन का एक पार्ट मानिए एग्रीकल्चर इनकम। देखिए, इसके लिए एग्रीकल्चर इनकम के बारे में बहुत बड़ी समरी बताई गई है। इसके अंदर इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम के लिए है नहीं, फिर भी इसके लिए जो नीडफुल ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो आपको जरूर यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, भारत में जो एग्रीकल्चर इनकम है, जो कृषि आय है, वो नॉर्मली एग्जाम्प्टेड है, और ये एग्जाम्प्टेड बताया गया अंडर सेक्शन 10(1) के अंदर। अंडर सेक्शन 10(1) के अंदर धारा 10(1) के अंदर बताया गया है कि आपकी जो एग्रीकल्चर इनकम है, यदि भारत में है तो भारत में एग्रीकल्चर इनकम क्या है, आपकी कर मुक्त है। अब इसकी कुछ बातें हैं कि उनको हम जानेंगे कौन सी स्थिति में हम उसे कृषि आय एग्रीकल्चर इनकम माने या फिर नहीं माने, क्योंकि जब तक हम ये डिसाइड नहीं कर लेते कि वो हमारी एग्रीकल्चर इनकम है या नहीं है, तब तक हम इस चीज़ का फ़ायदा लेना या नहीं लेना, इस पर हम डिसीजन नहीं ले सकते। तो देखिए, अब इसको मैंने यहाँ समझाने की कोशिश करी है कि इन सिचुएशंस में तो हमारी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी, और कौन सी कंडीशंस हैं जिनके अंदर हम किसी भी इनकम को एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानेंगे। कभी कभी क्या होता है, कुछ इनकम ऐसी लगती है कि ये एग्रीकल्चर इनकम होनी चाहिए, लेकिन उन्हें एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा। देखिए कैसा है, क्या कंडीशंस है। इंपॉर्टेंट नोट्स के नाम से मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर ACI हमेशा कृषि भूमि से होनी चाहिए। यदि आप कोई एग्रीकल्चर इनकम बताना चाह रहे हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास कृषि भूमि भी हो, उस कृषि भूमि के ऊपर से ही वो आय आपने प्राप्त करी हो। ऐसा नहीं हो कि कॉमर्शियल लैंड आपने ले रखी थी या रेजिडेंशियल प्लॉट आपने रखा था, उसके अंदर आपने खेती कर ली, या आपका 3rd फ्लोर 5 फ्लोर का मकान बना हुआ था, उसके अंदर आपने बॉक्सेस लगाकर, आजकल की एक नई टेक्नोलॉजी खेती की जाती है, वो आपने कर ली, तो उससे हम एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानेंगे, क्योंकि वहाँ पर आपके पास में क्या नहीं है, कृषि भूमि नहीं है। तो एग्रीकल्चर लैंड का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है कृषि का भूमि, उसका आपने ट्रांसफ़र कर दिया, उसका आपने सेल्स कर दिए, तो उससे जो आपको पैसा मिलेगा वो कृषि आय में नहीं आएगा, वो हमारा कैपिटल गेन माना जाएगा, क्योंकि आपने वहाँ पर एग्रीकल्चर इनकम नहीं कर आपने का पूरी की पूरी लैंड आपने वहाँ पर सेल कर दी है, तो वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। इसी प्रकार मान लीजिए आपने कृषि भूमि किसी को लाइफ टाइम के लिए उसके लिए एन्युटी बनवा ली है। एन्युटी क्या होता है कि आपने पूरा पैसा एक साथ जमा करा दिया, या फिर आपने कृषि भूमि वहाँ पर दे दी है, जिससे आपको क्या होगे, हर साल आपको कुछ अमाउंट या हर महीने कुछ मंथली अमाउंट मिलता रहेगा। मतलब इसमें क्या होगा, मिलता तो आपका कृषि भूमि से ही रहा है पैसा, लेकिन आपने खुद ने वहाँ एग्रीकल्चर वर्क करना बंद कर दिया है। आपका यहाँ पर पैसा मिलने का जो मेन रीज़न है वो आपका एन्युटी वाला एग्रीमेंट है, कि आपने उसे एन्युटी के लिए एग्रीमेंट किया है। इस एन्युटी एग्रीमेंट के कारण आपको जो पैसा मिला है वो कृषि आय नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट है सबसे इम्पोर्टेंट बात, कि कृषि भूमि भारत में स्थित होनी चाहिए। यदि मान लीजिए आपके पास में एग्रीकल्चर लैंड है, लेकिन उसकी लोकेशन भारत में न होकर पाकिस्तान के अंदर है, अफगानिस्तान के अंदर है, या बांग्लादेश के अंदर, या और किसी कंट्री के अंदर है, तो उसके ऊपर आप कृषि से जो आय अर्जित कर रहे हो उसे हम कृषि आय नहीं मानेंगे, और फुल्ली टैक्सेबल होगी। तो ध्यान रखिए क्या होना चाहिए, कि भारत में स्थित होनी चाहिए कृषि भूमि। ये अब भारत में स्थित सभी कृषि भूमि को कृषि भूमि नहीं माना जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि आपके पास कृषि भूमि है, खेती है, लेकिन वो आज के रेजिडेंशियल एरिया के अंदर या कॉमर्शियल एरिया के बिल्कुल पास में आ चुका है, या उसके अंदर शामिल हो चुका है। जैसे कि आप मानिए कि आप भरतपुर में रहते हैं, और यहाँ पर आपके पूर्वजों ने बहुत पहले एक खेत ले लिया था, और उस खेत के अंदर आपकी खेती होती है, लेकिन आज आप देखते हो उस खेत के आसपास पूरी जगह ना कॉलोनियाँ कट चुकी है, मतलब वो पूरी आसपास की ज़मीन है वो रेजिडेंशियल हो चुकी है। तो इस तरीके से हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहाँ पर कुछ नॉर्म्स बताए गए हैं कि यदि ऐसा पाया जाता है तो आप उसे कृषि भूमि मानेंगे, और ऐसा नहीं होने पर कृषि भूमि नहीं मानेंगे। जैसे कि ऐसा बताया गया है कि यदि मान लीजिए किसी गाँव की पॉपुलेशन, यहाँ मैंने एक चार्ट बना रखा है, इसको आप समझेंगे,
किसी गांव की पॉपुलेशन यदि 10,000 तक है, अप टू 10,000, मतलब 10,000 एक नहीं 10,000 तक, चाहे 9,000 हो सकती है, 8,000 हो सकती है, इससे कम हो सकती है, 10,000 तक हो सकती है। तो उस गांव के अंदर जो भी भूमि है वो सारी की सारी क्या मानी जाएगी, कृषि भूमि जाएगी। यहाँ पर लिखा पोजीशन ऑफ लैंड इन विलेज होनी चाहिए वो, तो एग्रीकल्चर लैंड यस, एग्रीकल्चर लैंड यस मानी जाएगी कि वो कृषि भूमि है। दोस्तों यहाँ पर मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूज़ करता हूँ। यदि आपको जैसे भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको पॉज कर और आप आपके रिटर्न में नोट्स बना सकते हैं, वहाँ रिटर्न डाउन कर सकते हैं कि इसका मतलब क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मुझे दोनों ही कैडर स्टूडेंट्स को ध्यान रखना होता है। बाकी मैक्सिमम हमारा जो स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से, तो हम प्रॉपर टोटल नोट्स हम इंग्लिश टू इंग्लिश में नहीं बनाना प्रेफर करता हूँ यहाँ पर, और जो टिपिकल वर्ड्स हैं उनको मैं इंग्लिश में यहाँ लिख दिया करता हूँ। तो आपकी यहाँ पर डिसीजन किस पर हो रहा है कि आपकी पॉपुलेशन, दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आपकी पॉपुलेशन कितनी है और पोजीशन ऑफ लैंड क्या है उसकी। तो यदि 10,000 तक किसी गांव की जनसंख्या है, किसी विलेज की पॉपुलेशन 10,000 तक है, और तो वो सारी की सारी ज़मीन आपकी क्या मानी जाएगी, एग्रीकल्चर लैंड। लेकिन मान लीजिए कि आपकी जनसंख्या 10,000 से ज़्यादा हो गई, बट अप टू 1 लाख, मोर देन 10,000, मतलब 10,000 एक से स्टार्ट है फिर वो, और अप टू 1 लाख तक हो सकती है। यदि ऐसी कोई लोकेशन है तो ऐसी लोकेशन के अंदर हम ये मानेंगे कि हमारी जो ज़मीन है वो एटलीस्ट 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम कंटेनमेंट बोर्ड से होनी चाहिए। मतलब ये कि कम से कम जो वहाँ की पंचायत है या नगर परिषद है, कंटेनमेंट बोर्ड से मतलब होता है जो भी यहाँ पर समिति लगती है, जैसे यहाँ भरतपुर नगर निगम लगता है, नगर परिषद लगता है, यदि हम जयपुर की बात करें तो वहाँ जेडीए लगता है। तो ये क्या है, भूमि के निर्धारण के लिए बोर्ड बने हुए हैं हमारे पास में। तो यहाँ पर पंचायत समिति भी हो सकती है, नगर परिषद भी हो, नगर पालिका भी हो सकती है। तो एटलीस्ट इससे 2 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। यदि मान लो 2 किलोमीटर से कम दूरी पर यदि कोई लैंड है तो फिर हम उसे एग्रीकल्चर लैंड नहीं मानेंगे। फिर चाहे वो उस पर आप खेती करते हो, उसके ऊपर फसल काटते हो, लेकिन वो 2 किलोमीटर से कम एरिया के अंदर है, इट मीन्स उसे ये माना जाएगा कि अब तो यहाँ पर विकास काफ़ी हो चुका है, तो यहाँ पर तो ये कॉलोनी की ज़मीन है या फिर ये कॉमर्शियल ज़मीन है। तो आपकी यदि पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा है किसी एरिया की, किसी कस्बे की, किसी गाँव की, और 1 लाख से कम है, तो हम ये मानेंगे कि वहाँ पर ज़मीन कृषि भूमि होने के लिए 2 किलोमीटर से ज़्यादा दूर होनी चाहिए। यदि 2 किलोमीटर से कम दूरी पर वो ज़मीन है तो आप ये एग्रीकल्चर लैंड नहीं मानी जाएगी। थोड़ा ध्यान से समझिए, यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप दोबारा इस वीडियो को रिवीजन कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। थर्ड के अंदर लिखा हुआ है कि यदि आपकी पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा है लेकिन 10 लाख से कम है, क्या पॉपुलेशन अब क्या हो गई आपकी, 1 लाख से ज़्यादा हो गई है और 10 लाख तक है मैक्सिमम। तो ऐसी कंडीशन मतलब ये कि बड़ा शहर है, तो बड़ा शहर में लिमिट भी यहाँ बड़ी कर दी कि 6 किलोमीटर तक के एरिया से दूर होनी चाहिए। यदि 6 किलोमीटर के एरिया के अंदर कोई ज़मीन है तो फिर वो कृषि भूमि नहीं मानेंगे, फिर उसे हम किसी और प्रकार की भूमि माना जाएंगे, या तो रेजिडेंशियल मानी जाएगी या फिर कॉमर्शियल मानी जाएगी, जो भी वहाँ पर निर्धारित किया गया है। तो कृषि भूमि के लिए, और यदि जनसंख्या 10 लाख से भी ज़्यादा है किसी शहर की, जैसे कि ऑलमोस्ट आप मान के चलिए जयपुर है तो उसकी सिटी की जनसंख्या 10 लाख से आराम से ज़्यादा है, तो वहाँ पर ऐसा माना जाएगा कि आपकी जो ज़मीन है वो 8 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर होनी चाहिए। यदि 8 किलोमीटर के एरिया के अंदर है तो फिर उसे हम एग्रीकल्चर लैंड नहीं मान सकते हैं। तो आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। आप जब इस चार्ट को देख रहे हैं तो इसका किसी और बुक से कंपेयर नहीं करें, क्योंकि वहाँ टिपिकल लैंग्वेज हो सकती है, आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। इस एग्रीकल्चर इनकम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, कि आपकी पोजीशन आपको डिसाइड करेगी कि कौन सा लैंड एग्रीकल्चर लैंड है या नहीं है। ये इसके ऊपर मोस्ट ऑफ क्वेश्चन भी पुटअप किए जाते हैं। तो आपको वापस ये कि यदि 10,000 तक यदि पॉपुलेशन है तो आपकी एग्रीकल्चर लैंड मानी जाएगी। 10,000 से 1 लाख है तो 2 किलोमीटर से दूर होनी चाहिए। 1 लाख से 10 लाख के बीच में तो 6 किलोमीटर से दूर होनी चाहिए ज़मीन, और 10 लाख से भी ज़्यादा है तो 8 किलोमीटर से दूर होनी चाहिए आपकी एग्रीकल्चर लैंड। अब देखिए, आपको यहाँ पर नेक्स्ट हम स्टडी करें कि भूमि का उपयोग कृषि कार्यों में होना चाहिए। यदि मान लीजिए कोई एग्रीकल्चर कार्य नहीं हो रहा है उसके ऊपर, तो हम वहाँ से यदि कोई इनकम हम कमा भी रहे हैं तो फिर वो अर्न भी कर रहे हैं हम, तो वो हमारी एग्रीकल्चर इनकम काउंट में नहीं होगी। जैसे कि आप मानिए कि मेरे पास में गाँव के अंदर एक अच्छा खासा खेती की ज़मीन है, लेकिन मैं उसके ऊपर एग्रीकल्चर न करके मैंने उसे शादी समारोह के लिए किराए पर दे दिया, उससे फलस्वरूप मुझे किराए की राशि मिली। तो क्या मैंने यहाँ पर एग्रीकल्चर कार्य किया? नहीं, मैंने यहाँ पर कोई भी एग्रीकल्चर वर्क नहीं किया है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर मुझे मिलने वाला किराया
कर मुक्त नहीं होगा, एग्जम्प्टेड नहीं होगा, क्योंकि वो मेरी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, वो मेरी रेंटल इनकम हो गई। अब यहाँ पर इसमें बताया गया है कि कृषि कार्य के डिफिकल्ट वर्ड हो गया कि हम किसको तो कृषि कार्य माने या नहीं माने। तो यहाँ सबसे पहले आपको समझने पड़ेंगे कि कृषि कार्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो होगा प्रिलिमिनरी वर्क और दूसरा होगा सब्सिडरी वर्क। तो एक हो प्राथमिक कार्य और सहायक कार्य। तो देखिए प्राथमिक कार्य क्या होते हैं, प्राथमिक कार्य ऐसे कार्य होते हैं जिनके बिना आप एग्रीकल्चर को पैदा कर ही नहीं सकते हैं, जो कि मतलब सबसे पहले स्टार्टिंग में करेंगे। पौधे को उगाने के लिए ज़रूरी है, उनको करना ही पड़ेगा। जैसे कि फसल के लिए भूमि को जोतना पड़ेगा, उसे पानी देना पड़ेगा, बीज बोना पड़ेगा, उसके बाद में ही पौधा उगेगा। तो पौधे को उगाने के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं वो सब प्राथमिक कार्य होते हैं। अब पौधा उगने के बाद में जो आगे कार्य किए जाते हैं, जो फर्दर उसके अंदर सिंचाई की जाती है, उसको हम बचाने के लिए कीटाणुनाशक का यूज करते हैं, फिर बाद में उसकी निराई गुड़ाई भी करते हैं उसके आसपास के एरिए को, और फिर उसमें बाद में सबसे अंत में हम फसल कटाई करते हैं। तो ऐसे सारे कार्य सहायक कार्य में काउंट होते हैं। तो आप यहाँ एक चीज़ नोट कर लीजिए, मैं नोट करा लिखा रखा है मैंने, कृषि आय तभी मानेंगे हम जब आपने प्राथमिक कार्य प्लस सहायक कार्य दोनों किया हो। मतलब ये केवल आप प्राथमिक कार्य करके छोड़ देते हैं तो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, केवल आप बाद के सहायक कार्य करते हैं तो भी उसे हम एग्रीकल्चर इनकम में काउंट नहीं करेंगे। तो आप वापस समझ लिए कि हम कृषि कार्य, दो कृषि कार्य होते हैं, प्राथमिक और सहायक कार्य। प्राथमिक वो जिनको पौधे उगाने के लिए करना जरूरी है, पौधा उगने के बाद में जो काम किए जाते हैं उन्हें हम बोलेंगे सहायक कार्य। कृषि आय कब मानेंगे हम, कृषि आय हम तब मानेंगे जब हमने किसी भी कृषि भूमि में प्राथमिक और सहायक दोनों कार्य हमने किए हों, तो हम उसे कृषि आय मानेंगे। यदि मान लीजिए कहीं पर पहले से उगा हुआ खेत था या पहले से वहाँ फसल उगी गई थी, उसके बाद में आपने उसे परचेज कर लिया, तो वहाँ हम एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानेंगे, क्योंकि वहाँ पहले से उगा हुआ था, हमने वहाँ पर मेहनत नहीं करी है उसको उगाने के लिए। बाद में हम चाहे दूसरे सहायक कार्य हमने किए होंगे, बाद में उन्होंने पानी भी पिलाया होगा, सिंचाई भी करी होगी, कीटनाशक भी डाला होगा, फसल कटाई भी करी होगी, फिर भी हम उसे एग्रीकल्चर इनकम में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने वहाँ पर क्या नहीं किया, प्राथमिक कार्य नहीं किया। देखिए केवल सहायक कार्य करना कृषि आय नहीं है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि केवल हम सहायक कार्य करें तो हम कृषि आय नहीं मानेंगे। स्वतः ही उगे पेड़ पौधे घास कृषि आय नहीं है। जैसे कि किसी अपने पास में हमारा खेत था, वहाँ पर हमने कुछ नहीं डाला, लेकिन फिर भी वहाँ घास उग गई, उस घास को हम हमारे जानवर को खिला रहे हैं या उसको हम बेच रहे हैं घास को, तो इसको भी हम कृषि आय नहीं मानेंगे, क्योंकि हमने उसके लिए मेहनत नहीं करी है। प्राइमरी जो वर्क है वो हमने नहीं किया है। खड़ी फसल खरीद कर बाजार में बेच देना भी कृषि आय नहीं है। खड़ी फसल क्या होता है, स्टैंडिंग क्रॉप, ये क्या होती है, इसको वर्ड को समझिए। कभी कभी क्या होता है, जैसे मेरे पास ज़मीन थी, मैंने उसके अंदर बीज बोया और 2 महीने तक मैंने, जैसे मान ली 4 महीने कोई फसल है, मैंने 2 महीने तक मैंने उसके अंदर अच्छा खासा कर दिया। मेरे गेहूँ की जो खेती करनी थी मुझे, वो अच्छी खासी हरी फसल बड़ी हो गई है। अब एक काम तो ये है कि मैं अभी आगे 2 महीने का और वेट करूँ, वो फसल पूरी पक जाए, फिर उसका बीज निकालूँ और उसको मैं बेचूँ, तब तो वो क्यों पूरा काम मैं ही कर रहा हूँ, तो उसे कृषि आय कहलाएगी। लेकिन मान लीजिए कि मेरी हरी फसल को देखकर ही आप, मेरे को इच्छा हो गई कि मैं इसको अभी ही बेच दूं, और सामने वाला व्यक्ति तैयार उसको लेने के लिए, ताकि बाद में उसकी फसल पकाएगा आगे और उसे बेच देगा। तो सामने वाला व्यक्ति ऐसा वर्क कर रहा है आगे, तो उसके लिए ये कृषि आय नहीं मानी जाएगी। वापस वही प्रिंसिपल काम करेगा, क्योंकि उसने जो प्राइमरी वर्क है, जो प्राइमरी वर्क से वो तो उसने किए ही नहीं वहाँ पर, तो उसको हम कृषि आय कैसे मान सकते हैं। भूमि से प्राप्त किराया कृषि आय है। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। यदि मान लीजिए मैंने अपना खेत शादी के प्रोग्राम के लिए दे दिया किराए पर, तो वहाँ से मुझे शादी के प्रोग्राम होने के कारण जिस व्यक्ति ने शादी थी उसने मुझे पैसा दिया, तो वो मैं कभी कृषि आय नहीं मानूंगा। लेकिन मान लीजिए मैंने किसी अन्य व्यक्ति को कृषि करने के लिए ही मेरी ज़मीन दे दी, ठीक है, मैंने बोला कि आप मेरी 10 बीघा ज़मीन है, इस पर आप खेती कर लीजिए और मुझे तो एक साथ पैसा दीजिए 1 लाख रुपए, आप जानो आपका काम जाने, आप उस पर एग्रीकल्चर करना, उसे सेल करना आराम से, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो ऐसे केस में क्या है, यहाँ पर मैंने प्रयोजन वही रखा है, उस पर कृषि कार्य करने की ही उपयोगिता बाद में किया जा रहा है, सामने वाली पार्टी भी उससे लेकर कृषि कार्य कर रही है। तो इस तरह का यदि कोई किराया मिलता है तो वो तो मेरा क्या माना जाएगा, कृषि आय। मतलब ये कि भूमि पर बाद में भी किराए पर देने के बाद में भी कृषि कार्य ही किया जा रहा है, तो कृषि आय है। लेकिन इसके अलावा हमने कोई दूसरा काम कर लिया, किराए पर दिया, लेकिन वहाँ पर शादी का प्रोग्राम किया गया या फिर और कोई चीज़ वहाँ पर निर्माण कार्य किया गया जिससे आपकी इनकम कमाई गई, या फिर कोई छोटा मोटा प्लांट लगा दिया वहाँ पर, तो फिर हम उसे किराए को कृषि आय में काउंट नहीं करेंगे। यदि किसी अन्य की भूमि पर भूमि जोतने
पानी देने, बीज, फसल उगाने, काटने क्रियाओं से आय कृषि आय है। जैसे यहाँ पर ये बताया गया है कि मान लीजिए आपके पास आपकी ज़मीन नहीं है, लेकिन फिर भी आप ऐसा कार्य करें जो भूमि जोतने का, पानी देने का, बीज फसल काटने का, जो कि कृषि क्रियाओं से संबंधित है, तो भी हमारी जो इनकम होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी कृषि आय कहलाएगी। अब देखिए यहाँ इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट सेंटेंस है, कृषि कार्यों के लिए रखे गए पशुओं से आय तो कृषि आई है। मतलब यहाँ कि मुझे एक बैलगाड़ी चाहिए थी ताकि जिससे कि मैं यहाँ पर उपज पैदा कर सकूँ, ठीक है, कि उस बैल से ही मैं वहाँ पर इसकी खेत की जुताई करूँगा, खुदाई करूँगा, उस काम के अंदर मुझे वो पशु काम आता है। लेकिन मैं वहाँ पर्टिकुलर पशुपालन नहीं कर रहा हूँ, वो मेरे लिए ज़रूरी है कि मेरी एग्रीकल्चर के अंदर वो काम में आ रहा है। तो ऐसी इनकम, उस पशु को रखने से भी यदि मुझे कोई इनकम होती है तो उसको तो मैं कृषि आय मानूंगा। लेकिन मेरा खेत लेकर पर्टिकुलर पशुपालन का ही बिजनेस चल रहा है, केवल गायें ही रखने का बिजनेस चल रहा है, वहाँ पर दूध निकालना मेरा मुख्य वर्क है, तो उसे हम कृषि आय नहीं मानेंगे, ठीक है। कुछ उपजों फसलों को बिना अतिरिक्त क्रियाओं के बाजार में नहीं बेचा जा सकता है। ऐसी स्थिति में इसे समझिए, मतलब कभी कभी कुछ फसल या उपज ऐसी होती है जिसे हम बिना अतिरिक्त क्रियाएं करने के बिना उसे बाजार में नहीं बेच सकते हैं। जैसे कि तंबाकू है, तो तंबाकू को हम सुखाना पड़ेगा उसे पर्टिकुलर टाइम के लिए, उसके सूखे हुए पत्तों को, मेहंदी हुई मेहंदी के पत्तों को, इनको पर्टिकुलर हमें क्रिया रखनी पड़ेगी, उसके बाद में हम इन्हें बेच सकते हैं। हरी मेहंदी नहीं बिकेगी हमारे पास में। गन्ने का रस से गुड़, तो गन्ने से रस से है ना गुड़ बनाया जाएगा तभी वो बिकेगा, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि गन्ना हर बार आसानी से बिकी जाए। ये डिपेंड करता है कि गन्ने का बाज़ार आसानी से अवेलेबल है तो हम ये मानेंगे कि गन्ने पे अतिरिक्त क्रिया करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे मान लीजिए जहाँ पर गन्ना बहुत कम होता है और जहाँ पर है ना मतलब बहुत दूर उसका मार्केट है, जहाँ लेकर जाएंगे तो गन्ना सूख जाएगा, तो ऐसी स्थिति में गन्ने को हम वहाँ नहीं बेच सकते हैं, आसपास के एरिया में वहाँ बाज़ार नहीं है, तो उसमें गुड़ बनाने की जो क्रिया है वो भी हम कृषि कार्य ही मानेंगे। ऐसे ही जैसे जूट है, जो जूट बिना मतलब किसी काम का नहीं है, जब तक जूट से रेशे नहीं निकालेंगे तो वो हमारे उपयोगिता नहीं है उसकी। तो इस केस के अंदर उसे हम जूट से रेशे निकालना भी कृषि कार्य की श्रेणी में ही आएंगे। तंबाकू को सुखाना, गन्ने के रस से गुड़ बनाना, जूट से रेशे निकालना, ये सारे कार्य कृषि आय ही माने जाएंगे। लेकिन कपास से बिनोले निकालना, सरसों तेल से निकालना, लेकिन कपास से बिनोले सरसों से तेल निकालना कृषि आय नहीं है, क्योंकि कपास को हम बिनोले समेत भी बेच सकते हैं बाज़ार के अंदर। सरसों को भी हम आसानी से, हर तहसील के अंदर अब मंडी होती है, वहाँ पर हम आसानी से बेच सकते हैं। तो यहाँ पर सरसों से तेल निकालना कृषि कार्य नहीं माना जाएगा, वो बिजनेस वर्क में माना जाएगा। इसके बाद में है उपज। उपज देखियो आपके यहाँ दो वर्ड यूज हो रहे हैं, एक तो होती है उपज, एक होती है फसल। उपज जो वर्ड है वो फाइनल प्रोडक्ट है। फाइनल प्रोडक्ट मतलब ये जैसे गेहूँ खेती करी वहाँ से बीज निकल गया। फसल क्या है, वो हरी थी, वहाँ पर सूखा मतलब उससे बीज नहीं निकाला, उससे पहले ही आपने सेल कर दिया। तो हम फाइनल प्रोडक्ट की बात करें, यदि हम उसे अपनी दुकान पर बेचें, चाहे अन्य किसी दुकान पर बेचें, अन्य किसी बाज़ार में बेचें, तो होने वाली आय कृषि आय कहलाएगी। क्या हम यहाँ पर क्या नोट करेंगे कि हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट है हमारे पास में, तो उसे चाहे हम अपनी दुकान पर सेल कर सकते हैं। हो सकता है कि मेरे पास में मैं अपनी गांव के अंदर दुकान खोल लूँ और मैं वहीं पर गेहूँ बेच रहा हूँ सबको लोगों को, या शहर में जाकर दुकान खोलूँ मैं अपनी फसल गेहूँ बेच रहा हूँ, तो वो भी कृषि आय कहलाएगी। परंतु फसल अन्य व्यक्ति को बेचने में कृषि आय नहीं होगी, क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि हमने खड़ी फसल ही बेच दी किसी को, तो फिर उसे कृषि आय हम नहीं मानेंगे। एक चीज़ और, कृषि बीमा से यदि मान लीजिए आपने एग्रीकल्चर है उसका इंश्योरेंस करा रखा है और किसी कारण से आपको वहाँ नुकसान हो गया है, उस साल अकाल पड़ गया है या अतिवृष्टि हो गई है, तो बीमा कंपनी से आपको जो अमाउंट मिलने वाली है वो भी आपकी क्या कहलाएगी, कृषि आय, एग्रीकल्चर इनकम। कृषि कार्य के लिए कृषि भूमि पर या बिल्कुल पास में बने मकान से होने वाली आय भी कृषि आय है। कभी कभी क्या होता है हमें ज़रूरत होती है, कभी क्या नॉर्मली हमें जब हम किसान लोग खेती करते हैं तो वहाँ पर छोटे या अस्थायी मकान बना लेते हैं, जिनके अंदर वो उनके जो भी इक्विपमेंट्स है वो रख लेते हैं, फसल रख लेते हैं वहाँ पर, ताकि बारिश से भीगे नहीं, वहाँ पर रह भी सकते हैं वो लोग वहाँ पर। तो इस तरह से मकान बनाए जाते हैं जो एग्रीकल्चर लैंड पर बनाए जाते हैं, जो कि आपके कृषि कार्य के अंदर सहायक होते हैं। तो इस तरह के मकान से यदि कोई इनकम होती है तो वो भी आपकी क्या कहलाएगी, कृषि आय। लेकिन आपकी शर्त है कि एक तो मकान है कृषि भूमि पर होना चाहिए, बिल्कुल उसके पास बना हुआ होना चाहिए, कोई दूरी बिल्कुल डिस्टेंस नहीं होनी चाहिए। आप लगभग कोई मान कर चलिए कि वो हमेशा कृषि भूमि पर ही उसकी पोजीशन होनी चाहिए। यदि दूर कोई मकान बना हुआ है और उसमें चाहे भले ही आप कृषि कार्य में से यूज कर ले रहे हो, लेकिन उसे हम नहीं मानेंगे, उसे हम कृषि आय में काउंट नहीं करेंगे।
है। इसके बाद में इस टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट, यदि फिर मैं बोलूँ कि यदि आप सारे टॉपिक को इग्नोर कर सकते हैं, केवल इसके अंदर केवल दो ही टॉपिक है। एक तो देखिए अंशतः कृषि आय, और एक मैंने आपको पोजीशन बताई थी कि आपकी कब तो 0 किलोमीटर है, कब 2 किलोमीटर होगा, कब 6 किलोमीटर होगा, कब और 8 किलोमीटर होगा। ये दो टॉपिक ही इसके इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर कंपटीशन एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन पुटअप होता है। ठीक है। नॉर्मली बाकी सब आप यदि नहीं भी पढ़ते या हल्के के अंदर पढ़ते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप उसे ईजी को ही लेकर चलिए, ज़्यादा डीपली आपको स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। इस टॉपिक के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, पार्शली एग्रीकल्चर इनकम, अंशतः कृषि आय। इसको मैंने बहुत शॉर्ट के अंदर एक ट्रिक निकाली है, उसे आप समझेंगे। ये केवल 3 चीज़ों पर एप्लीकेबल होती है, कॉफ़ी, रबर, टी। आप इसे हमेशा इसी सीक्वेंस में याद रखेंगे, कॉफ़ी, रबर, टी। ये अल्फ़ाबेटिकली भी आपके पास में यदि आप देखेंगे तो सी पहले आता है, उसके बाद में आर आता है, उसके बाद में टी आता है। तो आपको सबसे पहले याद करना कैसे करना है, CRT, कॉफ़ी, रबर, टी। तो पार्टली एग्रीकल्चर इनकम में CRT आप लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे 25%, 35% और 40%। तो इस तरह का बिजनेस यदि कोई व्यक्ति करता है, इस तरह की खेती यदि कोई व्यक्ति करता है, तो उसका 25%, 35%, 40% तो हम बिजनेस इनकम मानेंगे। और इसका जो बचा हुआ पार्ट है, बचा हुआ कितना, जैसे अपन सी सबसे पहले लिया, CRT, सी से मतलब कॉफ़ी। तो कॉफ़ी का बचा हुआ पार्ट कितना बचा, जब 25% आपने बिजनेस इनकम मान ली तो ओबियसली 75% आपका बचा, और 75% आप उसे क्या मानेंगे, एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे। तो आपको सिंपल सा याद रखना है, सी सबसे पहले सी आएगा, फिर आर, फिर टी, क्योंकि आप अल्फ़ाबेटिकली भी देखेंगे तो सी ही सबसे पहले आता है, फिर आर आता है, फिर टी आता है। और ऐसे ही रेट इनकी लिखी हुई है, 25, 35, 40। नीचे वाला आप याद नहीं करेंगे बिल्कुल भी, एग्रीकल्चर इनकम आप याद नहीं करेंगे, क्योंकि वो 100 में से माइनस करते हैं, ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। तो जब भी आपको कन्फ्यूजन हो किन्हीं दो चीज़ों के अंदर, तो आप हमेशा वहाँ पर एक चीज़ याद कीजिए। जैसे मैं यहाँ पर आपको याद करा रहा हूँ, केवल बिजनेस इनकम, तो बिजनेस इनकम में आप कैसे नोट करेंगे, CRT, 25, 35, 40%। तो ये तो आपकी क्या मानी जाएगी, बिजनेस इनकम। बाकी आप 100 में से माइनस कर देंगे तो 75, 65, 60% वो आपकी क्या मानी जाएगी, एग्रीकल्चर इनकम। इस एग्रीकल्चर इनकम का सबसे इम्पोर्टेंट, और या फिर मैं बोलूँ ओनली और ओनली फर्स्ट इंपॉर्टेंट यही है, और सेकंड इंपॉर्टेंट वो था कि लैंड की पोजीशन क्या है। इसके अलावा और कोई इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। तो आप इसे बाकी सबको लाइटली पढ़ सकते हैं, बाकी सब आपकी नॉलेज के लिए, लेकिन इसको आपको हमेशा याद रखना है। CRT 25, 35, 40% बिजनेस इनकम बन जाएगी। सी से कॉफ़ी, आर से रबर, टी से टी मतलब चाय। अब इसके बाद ही इसके अंदर मैंने एक हेडिंग लगाया था बीच के अंदर, उससे मैंने आपको अभी छोड़ दिया था, निम्न गैर कृषि आय नॉन एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। मतलब इसको मैं नेक्स्ट पेज बता रहा हूँ आपको अभी, कि ये हमें ऐसी लगती है कि ये एग्रीकल्चर इनकम में काउंट होनी चाहिए, लेकिन आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, लेकिन ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। इनको भी आप याद रखेंगे, लाइटली आप इन्हें याद रख सकते हैं, या फिर अभी एक बार स्टडी कर लीजिए। यदि आप भूल भी जाते हैं, देखिए मैं आपको एक बार अच्छी तरह समझाता हूँ, इनकम टैक्स से इसमें बहुत सारा लॉ है, हम सबको याद नहीं रख पाएंगे, बिल्कुल मैं भी भूल जाता हूँ, और एक मानवीय प्रवृत्ति सब भूल सकते हैं इसको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इसकी पढ़ाई करें ही नहीं, हमें इसकी पढ़ाई करनी है, जितना हमसे याद रह सकता है उतना याद रखिए, क्योंकि धीरे धीरे जब हम इसका एक बार, दो बार, तीन बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमें ये पूरी तरीके से याद हो जाएगी। एग्जाम अभी काफ़ी दूर है, तो आप इससे डरे नहीं इससे। और मेन टॉपिक जिनको मैं बोलता हूँ कि इंपॉर्टेंट है, उन्हें तो आप हार्डली याद करें ही करें, उन्हें हर सिचुएशन आपको याद रखना है। आप अभी भूल जाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन आपने कोशिश करी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, कि आपने कोशिश करी याद करने की। जब आप बार बार कोशिश करेंगे तो उसे याद होना ही पड़ेगा, वो टॉपिक है उसको आपके माइंड में आना ही पड़ेगा। तो देखिए नेक्स्ट पेज पर नॉन एग्रीकल्चर इनकम, देखिए हाट बाजार में काम आने वाली भूमि से आय, मतलब हाट बाजार में यदि कोई कृषि भूमि लगी हुई है तो उससे यदि कोई इनकम होती है तो वो भी हम कृषि आय में नहीं मानेंगे। भूमि पर अपने आप पेड़ पौधे जंगल, ये हमने पहले भी स्टडी कर ली। मुर्गी पालन, पशुपालन, ये भी हम नहीं मानेंगे। ये सारे वो नियम हैं जिनको मैं एक बार रीड कर रहा हूँ, जिनको आपको हल्के से याद रखना है। यदि आप भूल जाते हैं तो अभी आप इस पर ज़्यादा माइंड पर गौर मत कीजिए, इतनी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये नियम कहीं नहीं पूछे जाते हैं नॉर्मली, और इनको एग्जाम टाइम में हम रिवाइज कर सकते हैं। मुर्गी पालन, पशुपालन से जो आई है, ये भी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। कृषि कार्य में प्रयुक्त गोदाम, हाँ, यदि मकान यदि प्रयोग हो रहा है तो हमने बताया था मकान यदि प्रयोग है तो कृषि आय है, लेकिन गोदाम यदि प्रयोग हो रहा है तो कृषि आय नहीं माना जाएगा। खानों के स्वामित्व से फलस्वरूप रॉयल्टी, यदि कोई माइनिंग हो रही है तो माइनिंग अलग बिजनेस के अंदर आएगा, और बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर में आएगा।
कृषि फार्म के मैनेजर को प्राप्त पारिश्रमिक, यदि मान लो आपने बहुत बड़ी कृषि पे एक मैनेजर अपॉइंटमेंट कर रखा है, क्योंकि आपको एग्रीकल्चर संभालने का बहुत बड़ा लेवल में आप एग्रीकल्चर करते हो, तो उसको जो भी आप सैलरी दे रहे हो उस व्यक्ति के लिए, मैनेजर के लिए, वो एक सैलरी हेड में टैक्सेबल है, वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। ईंटों के भट्टों से होने वाली आय, लग भी रहा है कि ईंटों के भट्टे तो अदर इनकम में जाएगा। कृषि को सिंचाई देने के लिए पानी से होने वाली आय, क्योंकि यहाँ पर केवल एक कार्य कर रहे हो आप, प्राथमिक सहायक कार्य नहीं कर रहे हो। डेयरी फार्म से होने वाली आय, तो डेयरी फार्म आप चला रहे हो, कोई प्राथमिक कार्य आप यहाँ भी नहीं कर रहे हो। कृषि कार्य में लगी कंपनी से प्राप्त लाभांश, यदि कोई एग्रीकल्चर कार्यों में लगी हुई कोई कंपनी है, जैसे इसने बड़े लेवल बिजनेस कर रखा है एग्रीकल्चर का भी, तो उससे भी कोई आपको लाभांश प्राप्त हो रहा है, तो वो भी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आपने तो कोई वर्क किया ही नहीं है वहाँ पर। तालाब के सिंगाड़ों से प्राप्त है, ये इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा लगता है जैसे तालाब के सिंगाड़े तो वहाँ उगाने ही पड़ते हैं, सब कुछ करने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी हमारे इनकम टैक्स लॉ ने इसे नॉन एग्रीकल्चर इनकम में रखा है। लगता है ऐसा है कि तालाब में सिंगाड़े हमने उगाए, वहाँ से हमने फसल उसल उनको उनकी केयरिंग करी, हमने उनको दवाई डाली, फिर वहाँ सिंगाड़े प्राप्त किए, फिर उनको हमने बेचा, लेकिन फिर भी उसे हम नॉन एग्रीकल्चर इनकम में ही काउंट करेंगे। समुद्र और झील के पानी से नमक निकालना, क्योंकि नमक हम वहाँ पैदा नहीं करते हैं, वो ऑटोमेटिक वहाँ पर पहले से बन चुका होता है। कृषि फार्म में कार्य करने वाले कर्मचारी का वेतन वही सेम वैसा ही जैसे मैनेजर को सैलरी मिली थी, या किसी और व्यक्ति को हम सैलरी वगैरह दे रहे हैं जो कृषि कार्य हमारे पास करा है, तो उसकी सैलरी या पारिश्रमिक भी जो रेम्युनरेशन उसे दिया जा रहा है, जो सैलरी से दी जा रही है, वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। कृषक को फसल का अधिक उत्पादन करने में प्राप्त इनाम, यदि मान लीजिए कोई मैंने अपॉइंटमेंट कर दिया किसी व्यक्ति को, और वो उम्मीद से अच्छी पैदावार करता है, मेरे पास में अच्छी फसल उपज करता है, उससे मैं इनाम दे रहा हूँ, तो जब हमने सैलरी को नहीं रखा, जब हमने रेम्युनरेशन को रखा, तो हम इनाम वगैरह जो चीज़ हमें दिए जा रहा है, उसको बोनस जो हमें उसे देंगे, उसे भी हम इनकम में काउंट नहीं करेंगे। मतलब इनकम तो होगी, लेकिन नॉन एग्रीकल्चर हेड के अंदर होगी, वो एग्रीकल्चर हेड में काउंट नहीं होगी। कृषि कार्यों प्रयुक्त भूमि में संबंध में प्राप्त किराए के बकाया रकम का और ब्याज, तो आपको यह बताया गया था कि यदि मान लीजिए मैं अपनी ही लैंड को कृषि कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति को किराए पे देता हूँ, किस काम के लिए दिया है मैंने, कृषि कार्य करने के लिए, तो वहाँ से जो किराया मिलेगा वो मेरी एग्रीकल्चर इनकम ही मानी जाएगी। लेकिन मान लीजिए वो मैं जो टाइम पर नहीं चुका पाता और मैं उसके ऊपर ब्याज भी लेता हूँ, तो ब्याज मेरी यहाँ पर इनकम नहीं मानी जाएगी, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी। खड़ी फसल खरीद कर शेष कृषि कार्य करने से हुई आय, तो खड़ी फसल को बेचने से हम जो भी इनकम मिलती है वो हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं कि उसे हम कृषि आय नहीं मानेंगे। ठीक है दोस्तों, कल से हम नया टॉपिक, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि आपको कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हैं, मेरे व्हाट्सअप नंबर व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल विमलेश सिसोदिया पर आप पहले के 2 वीडियो भी देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यदि आपको कहीं कोई परेशानी आ रही है या मुझे इम्प्रूवमेंट करना है अपने टीचिंग के अंदर, तो आपके सजेशन विशेष रूप से आमंत्रित हैं। आप सजेशन मुझे देवें, मैं आपके अकॉर्डिंग इसके अंदर जितना मुझसे हो सकता है उतना इसको मॉडिफाइड, उतना चेंज मैं कर सकता हूँ। ठीक है, थैंक्स।